राजस्व अधिनियम 1957 में है जो राजस्व विभाग से संबंधित है। मैंने भी राजस्व मंत्री जी को चारागाह भूमि पर संचालित गौशालाओं को पट्टे देने के लिए निवेदन किया है। झालावाड़ जिले में 19 गौशालाएं चारागाह में संचालित हैं। उनमें से 5 गौशालाएं माननीय सदस्य जी के विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना से भी संचालित है। दूसरा जो आपने माननीय सदस्य जी ने जानकारी चाहिए कि अनुदान के उसमें मेरा निवेदन है कि गौशालाओं को 2 वर्ष पूर्व में से पंजीकृत तथा 200 से ज़्यादा गोवंश ऐसी गौशालाओं को, चाहे वो चारागाह भूमि में चल रही हो या पट्टे वाली भूमि में हो, ऐसी सभी पे अनुदान दिया जा रहा है। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 627 ऐसी गौशालाएं हैं जो चारागाह पर संचालित हैं और उनको भरण पोषण का अनुदान गौपालन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। उसमें लगभग 2,20,000 गोवंश अभी मौजूद हैं। झालावाड़ जिले में जो 19 गौशालाएं जो चारागाह में चल रही हैं, उनमें 5 गौशालाएं जो माननीय सदस्य जी के विधानसभा में भी हैं, उन 19 को भी अनुदान गौपालन विभाग के द्वारा से दिया जा रहा है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे बहुत खेद है और मैं बहुत हर्ट फील करता हूं कि माननीय सदस्यगण नियम और उसका पालन नहीं करते हैं। कोविड के कारण सबको मालूम है कि हमने बैठने की व्यवस्था इस तरह से की है कि सभी सदस्य हाउस में आके बैठ सकें। सभी पार्टी के नेताओं को मालूम है कि हमने एडिशनल सीट्स क्रिएट की जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, और इस सबको पार्टी को मालूम है कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष महोदय नहीं करते हैं। ये एक गलत इंप्रेशन दिया जा रहा है। बैठने की व्यवस्था पार्टी के चीफ विप अध्यक्ष को सौंपते हैं। मैंने किसी की बैठने की व्यवस्था नहीं की, कहाँ बैठे कोई बैठे। ये बैठने का काम पार्टी का है कि किस सदस्य को किस जगह पर उनको अलॉटमेंट करना है। अध्यक्ष उसको एंडोर्स करता है और हमने सभी पार्टी के चीफ विप को कहा है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सीटों पर माइक नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि वो पीछे जाकर अपनी माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। मैं अपेक्षा कर रहा था कि पार्टी के विप अपने अपने सदस्य को इस बात के लिए जानकारी देंगे। मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वो सदस्य सदन की इस कार्रवाई को अपने चीफ विप की डायरेक्शन के बाद भी नहीं करना चाहते। मुझे दुख है। न मैं बैठने की व्यवस्था करता हूँ, न मैं व्यवस्था के संबंध में आपको पूरी तरह से जानकारी देता हूँ कि हम सदन को किस तरह चलाएंगे। तब हमने कहा है कि जिन जगह पर माइक नहीं हो, वो सदस्य पीछे जाकर अपनी बात माइक के सामने कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी के विप की जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने उस बारे में उस माननीय सदस्य को अवगत कराया होगा। यदि अवगत नहीं कराया गया और इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूंगा, चाहे कोई नाराज हो चाहे खुश हो। जब मैं एक प्रतिपक्ष के सीनियर लीडर को किसी चीज के बारे में निर्णय लेकर उनको निर्णय करने के लिए कह सकता हूं, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का उसी तरह से पालन करे जिस तरह की अध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। ये मेरे खेद का विषय है कि मेरे अध्यक्ष निर्णय करने के बाद भी 0 आवर में और स्थगन प्रस्ताव में जहां हमने निर्णय किया गया कि कम से कम सदस्य की भावना को सुनने के लिए मंत्री बैठे रहेंगे, पर मुझे कहते हुए तकलीफ है कि मंत्री स्थगन प्रस्ताव और 295 में हाउस में नहीं बैठते। यदि हाउस की हम गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, अध्यक्ष की गरिमा नहीं बनाना चाहते हैं, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपने मुझे चुना है, आप मुझे हटा दें, मुझे बहुत खुशी होगी। पर जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, मैं निर्णय निष्पक्ष रूप से, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन नियमों को लागू करने का मैं काम करूंगा, जो भी नाराज है कुछ। इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं संसदीय मंत्री जी से और पार्टी के विप से कि कृपया आप अपने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था आपने की है, आपको उनको जानकारी देने की, उनके आगे माइक नहीं है तो आगे या पीछे खड़े होकर माइक पर प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष को ये डिक्टेट करा है कि मैं यहीं पर प्रश्न पूछूंगा, इस व्यवस्था को मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं और मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि आपको कठिन निर्णय पसंद नहीं है तो मुझे अध्यक्ष पद से हटा दें, मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं कि सदन की गरिमा को हम रोज गिराना चाहते हैं, हम सदन की गरिमा को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। और सदन की गरिमा यदि गिरती है तो संसदीय लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हट जाएगा, और विश्वास हट जाएगा तो हम संसदीय लोकतंत्र में जन समस्याओं का निराकरण कर लोगों का विश्वास नहीं बना सकेंगे। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं। मैं कोई पुलिस का थानेदार नहीं है जो किसी को वारंट निकाल कर एडर करूं डिसिप्लिन को। आप ही के नियम और कानून के अंतर्गत सदस्य चलेगा तब सदन ठीक ढंग से काम करेगा। इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण सीन आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण सीन भविष्य में नहीं हो, और हम सब सदस्य नियम और कानून का पालन करें। नहीं है तो पढ़े इसको,
इसको किसका आपको पढ़े? मैं अपने कोई मन मर्जी से नियम नहीं बना रहा हूँ। मैं लिबरल भी हूँ। लिबरल भी इसलिए हूँ कि जब इसमें लिखा हुआ है कि कोई प्रश्न एक बार आ जाए तो दोबारा सदन में नहीं आए, तब भी मैं प्रश्न की गंभीरता के आधार पर 295 स्थगन प्रस्ताव, स्थगन ध्यान आकर्षण प्रस्ताव तब भी मैं करना चाहता हूँ। हमने ये निर्णय लिया था, आप सबको मालूम है, पुलिस की डिमांड में सभी बोलना चाहते थे, पर कोई हमारे बजट के हेड को देखता नहीं है। इसलिए बिजनेस एडवाइजर कमेटी में हमने सब हेड को आइडेंटिफाई किया। हमने पुलिस की डिमांड डिस्कस नहीं कर रही थी, हमने एसीबी की डिस्कस कर रही है। शिक्षा विभाग के अंदर शिक्षा कला संस्कृति में हमने डेलिबरेटली हायर एजुकेशन को डिबेट करने का काम किया, हमने जनरल एजुकेशन को डिबेट करने का काम नहीं किया, क्योंकि सदन में जो अलग अलग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो विभाग में सब हेड बन गए हैं, उस सेब के आधार पर यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो उस सब हेड की गंभीरता नहीं होगी। इसलिए हमने सोच समझकर हायर एजुकेशन स्कूल के अंदर लिया, एक शिक्षा विभाग में लिया। माननीय गोविंद जी डोटासरा साहब ने, शिक्षा मंत्री जी, इनके मन में भी आया कि आप शिक्षा में क्या कर दिया भाई। हाँ, हमारे 52 साल के बाद शिक्षा कला संस्कृति के हेड बन गए। शिक्षा अलग हो गया, स्पोर्ट्स अलग हो गया, कला अलग हो गई, संस्कृत अलग हो गई। हम शिक्षा कला संस्कृति में जब भी डिबेट करते हैं, जनरल डिबेट करते हैं, जिससे स्पेसिफिक उस पर फोकस नहीं जाता। इसलिए हमने इस बार भी एक कठिन निर्णय लिया कि किस तरह से हम उसको और अच्छा कर सकें। इसलिए हम सबका आप सबके सहयोग से कि हम कैसे इस सदन की गरिमा को बढ़ाएं। और ये प्लेटफॉर्म ग्रीवेंसेज रिड्रेसल का प्लेटफॉर्म हो गया है। ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कानून नहीं बनते हैं, कानूनों की संख्या कम हो गई है। आजादी जब बनी 1952 से उठा के देखे, जितने भी लैंड रिफॉर्म के लाभ हैं हिंदुस्तान में, सबसे प्रोग्रेसिव राजस्थान में बने थे। घंटों डिबेट होती थी कानून बनाने की। आज कानून बनाने के काम बहुत कम होते हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म में सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता पक्ष यदि नीति बनाकर काम कर रहा है, विपक्ष उस पर सजगता रखे और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का हम प्रयत्न करेंगे तो लोगों का विश्वास होगा। ये मेरा एफर्ट है, मेरा प्रयत्न है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं स्पीकर एक्टिविज्म में विश्वास करता हूं। मैं साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं हूं। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो मंत्री जी नाराज होते हैं, पर मेरी ड्यूटी बनती है। क्या मेरा धर्म नहीं बनता कि पीएचडी के अंदर यदि पैसा इतना जा रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि पैसे का उपयोग करने का काम? ये मैं किसी मंत्री जी की नहीं, पल्ला साहब इतने सीनियर आदमी है, पर मेरे मन में भी तकलीफ है। 174 करोड़ की स्कीम 332 करोड़ रुपए हो जाए और अभी भी कंप्लीट नहीं हो, तो मैं समझता हूं कि हमें निश्चित तौर पर यह सोचा जाना चाहिए। और मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, न हम कमेटी में इंपोर्टेंस लेते हैं, न हम कमेटी का ध्यान रखते हैं। कमेटी के मेंबर है, उसमें हम प्रभावशाली ढंग से काम नहीं करते। सीएजी की रिपोर्ट पढ़े मेहरबानी करके। एक विभाग में ईयर आफ्टर ईयर यदि एक्सिस ग्रांट हो रही है तो वाई शुड हैव बी, वाई शुड हैव आर, वाई शुड हैव वेई। क्या हमने आज दिन तक किसी ब्यूरोक्रेट को बताया कि एक्सिस ग्रांट लगातार आपके डिपार्टमेंट में एक्सिस ग्रांट क्यों जा रही है? उसका प्रमोशन हो रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जनता को पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। तो नए सिरे से हम सबको मिलकर इस राजस्थान में हम जनता के पैसे का सदुपयोग करें और सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। इसी का प्लेटफॉर्म ये विधानसभा है। इसलिए मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरे मिलने वाले जो हमारे सदस्य हैं उनको भी नाराज करना पड़ता है, पर जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे उनको मैं कहना चाहता हूँ कि पार्टी को डिसिप्लिन करने की जिम्मेदारी अध्यक्ष की नहीं है, चीफ व्हिप की। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट डिबेट कैसे चले उनमें उनकी भूमिका है, अध्यक्ष की भूमिका, रेफरी की भूमिका है। लेकिन दुर्भाग्य